हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं लक्ष्य नीट बैच में। और आज हम बात करेंगे बेटा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन के लिए लेक्चर नंबर 4 की। आज के लेक्चर में बेसिकली जो बचा हुआ टॉपिक था यानी रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन से हम आगे बढ़ेंगे बेटा। और लास्ट वाली क्लास में मैंने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन से पहले पहले कुछ बताया था कि कार्बोकेटाइन को कैसे स्टेबल करते हैं, क्या कौन से कार्बोकेटाइन को स्टेबल माना जाएगा, कौन से को अनस्टेबल, ये सब मैंने आपको पहले बता दी थी। अब जरा देखो यहां पर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन क्या है। एक्चुअल में होता क्या है कि कार्बोकेटाइन अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। और आपको यह मानना है कि जो कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है और यदि उसके पास कोई ऑप्शन है स्टेबिलिटी गेन करने का या रीअरेंजमेंट करने के बाद, ठीक है, स्टेबिलिटी गेन करने का, तो वो स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो ध्यान रखना है, बहुत सरल भाषा में बता रहा हूं, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन क्या है बेटा जी। इफ इफ ए कार्बोकेटाइन if a carbocation had option to stable, ठीक है भाई, had option to stable by rearrangement then rearrangement of carbocation will definitely टेक प्लेस। ले भैया, ये बात तो हमारी समझ में आ गई है अंग्रेजी में। अब हिंदी भाषा में भी समझ लीजिएगा भाई। अगर मेरे पास ऑप्शन है 1 डिग्री वाले कार्बोकेटाइन को 2 डिग्री में कन्वर्ट करने का, क्या बोला मैंने, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन को 2 डिग्री में कन्वर्ट करने का, और मैं जानता हूं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये प्रोसेस हो जाएगी। अब अगर मेरे पास ऑप्शन है 2 डिग्री को 3 डिग्री में कन्वर्ट करने का, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा। अगर मेरे पास ऑप्शन है 1 डिग्री को 3 डिग्री में कन्वर्ट करने का, तो ये भी हो जाएगा। पर इसके दूसरी तरफ, अगर मान लो मेरे पास पहले से ही कोई कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है और मैं उसको रीअरेंजमेंट करने के बाद 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाऊं, और आप लोग जानते हैं कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है बेटा जी, हाईली अनस्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री के, तो ऐसी रीअरेंजमेंट आपको नहीं करनी है। अगर आपको कभी भी 3 डिग्री को 2 डिग्री में कन्वर्ट करना पड़े तब भी ऐसा नहीं करना है, या फिर आप लोगों को 3 डिग्री को 1 डिग्री में कन्वर्ट करना पड़े तब भी ऐसा आपको नहीं करना है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप कह रहे हो हाँ सर ये बात हमें समझ में आ गई है। अब जरा देखो बेटा, यहां पर कुछ ऑप्शंस हैं, और उन ऑप्शंस को मैंने आप लोगों को जब रीअरेंजमेंट लास्ट ईयर कराया था, ये सिर्फ रिवीजन वाले लेक्चर हैं, ठीक है, ताकि आप समझ जाओ। तो आपको मैंने बताया था बेटा, सबसे पहले हम कोई भी कार्बोकेटाइन देखेंगे और उसका एडजेसेंट कार्बन देखेंगे। एडजेसेंट कार्बन को हम अल्फा कार्बन भी कहते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि क्या उस वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन पॉसिबल है या नहीं, मतलब कोई हाइड्रोजन है या नहीं है। सबसे पहले हम हाइड्राइड शिफ्टिंग करते हैं, और अगर हाइड्रोजन नहीं है तब हम किसी एल्काइल ग्रुप की भी शिफ्टिंग कर लेते हैं, ताकि हमें रीअरेंजमेंट के बाद एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाए। अब आप खुद सोचो कि ये मेरे पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन इसको दे दूं, अगर आपको ध्यान से देखो तो यहां पर एक कार्बन है, ये H है और ये H है, होगा क्या कि ये वाला हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर इधर चला जाएगा, ठीक है। अब आप सोचो कि जो इलेक्ट्रॉन जब इस वाले कार्बन पे आ जाएंगे तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, जिस पर पहले पॉजिटिव चार्ज था। लेकिन इस कार्बन से जब इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा, इस वाले पर। तो यहां पर हम हाइड्राइड शिफ्टिंग भी बोलते थे इसको। अब जरा देखो बेटा, CH3, CH और CH3, अब ये क्या हो गई, रीअरेंजमेंट। आप अगर ध्यान से देखो, ये मेरे पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये मेरे पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो मुझे समझ में आ गया कि सर ये रीअरेंजमेंट हो सकती है और ऐसा होता भी है। आगे देखिए, अब यहां पर देखना है कि यहां पर भाई 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अगर मैं इधर से हाइड्रोजन इसको दूं तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा, और इस वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या होगा बेटा जी, इस वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब होगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन का बनना। अब आप मुझे बताइए, क्या 2 डिग्री कार्बोकेटाइन अपने आप को 1 डिग्री में बनाएगा? जो पहले से ही स्टेबल था, क्या वो अपने आप को अनस्टेबल करेगा? आप कहोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं होगा। तो इस वाले के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा जी, नो रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस। नो रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस, यानी हम लोगों को ये जानना है कि रीअरेंजमेंट कहां पर होती है
और कहां पर नहीं। मैं इनको क्यों करवा रहा हूं कि आगे चल के किसी रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, लास्ट ईयर भी बने थे, इस बार भी बनेंगे, तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। अब जरा देखो बेटा नेक्स्ट, आप लोग देख रहे होंगे कि ये मेरे पास 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है, और ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो आप लोगों को ये भी समझ में आ रहा होगा कि भाई इसमें रीअरेंजमेंट इधर से भी की जा सकती है और इधर से भी की जा सकती है। अगर मैं इधर से हाइड्रोजन इसको दूं तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा, है ना, जहां से हाइड्रोजन को हम शिफ्ट करा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज उधर आता है, और जहां हाइड्रोजन जाता है कार्बोकैटायन के पास वो न्यूट्रल हो जाता है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, आप कहोगे हाँ सर ये बात तो हमें समझ में आ गई है। अब जरा देखो बेटा, अगर मेरे पास 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, इधर से 1 डिग्री बनेगा, तो ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, करनी भी नहीं है। बट अगर मैं यहां से हाइड्रोजन इसको दे दूं तो यहां पर CH2 हो जाएगा, और जहां से हाइड्रोजन चला जाता है वहां पर क्या बनेगा बेटा जी, पॉजिटिव चार्ज। तो आप ध्यान से देखना बेटा, यहां पर रीअरेंजमेंट हो जाएगी, और रीअरेंजमेंट होने के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा वो बनेगा 3 डिग्री। और हम ये बात जानते हैं कि भाई 2 डिग्री कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन में रीअरेंज हो सकता है। राइट और रॉन्ग? आप कहोगे सर ये तो हो जाएगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो भाई, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे, आगे की कहानी क्या है। अब आपको यहां देखना है कि भाई यहां पर रीअरेंजमेंट होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ये मेरे पास 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, इधर में देखो एडजेसेंट कार्बन sp3 हाइब्रिड है। हाँ ये बात ध्यान रखनी, एडजेसेंट कार्बन sp3 हाइब्रिड होना चाहिए और उसके पास हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, तभी शिफ्टिंग होगी। अब यहां पर हाइड्रोजन, ये तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का शिफ्टिंग करेंगे। जब ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, ठीक है भाई, ये हाइड्रोजन जब इधर चला जाएगा और जहां से हाइड्रोजन हटता है वहां पर पॉजिटिव चार्ज चला जाता है बेटा। तो जरा देखो, यहां पर बनेगा हमारे पास CH3 CH3 और भाई CH3 और पॉजिटिव चार्ज। अब देखो आप लोगों ने क्या काम करा, 1 डिग्री को 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर दिया। तो आप कह सकते हो कि यहां पर तो रीअरेंजमेंट हो जाएगी और रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। अब यहां पर देखो बेटा, ये मेरे पास 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, अगर मैं राइट से करूं, यहां से हाइड्रोजन दूं, तो मेरे पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा जो हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल होगा। अगर मैं इधर से हाइड्रोजन इधर दे दूं तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको बेंजीन रिंग का रेजोनेंस मिलेगा। अब आप खुद सोचो कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा बनाएगा। अगर मैं इसको कहता हूं अल्फा कार्बन और इसको कहता हूं बीटा कार्बन, तो बताइए किससे हाइड्रोजन हटाने से या रीअरेंज करने से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। आप कहोगे सर आप ही ने बताया है कि रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। तो आप ऐसा करिए, अल्फा वाले से हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, यहां पर CH2 आ जाएगा और जहां से हाइड्रोजन हटता है वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हुआ कुछ ऐसा मेरे बच्चों, भाई मैं भी बहुत वेट कर रहा हूं तुम लोगों की लाइव क्लास का, ठीक है। लाइव क्लास में जो बवाल होता है ना, जो पढ़ाने में मजा आता है और तुम्हें पढ़ने में मजा आता है, उसका अलग ही माहौल है, ठीक है। CH और इधर CH3 और इधर CH3, तो आपको ये वाला कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करना है बेटा, राइट। तो आई होप आप लोगों को रीअरेंजमेंट कुछ कुछ रिकॉल हो गई होगी जो आपने लास्ट ईयर पढ़ी थी, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज आया था मेरे पास कि सर हम लोग इसको रिवाइज कर रहे हैं, हमारे तो नोट्स पहले से 11वीं के बने हुए हैं, बहुत अच्छे से बने हुए हैं, तो क्या हमें दोबारा से नोट्स करने चाहिए? तो भाई नहीं करने हैं, ठीक है। ये तो बस थोड़ी थोड़ी चीजें हैं कि जब मैं आपको 12 का कुछ पढ़ाऊंगा तो आप लोग उसको देखते ये ना कहो कि ये क्या होता है, भाई ये तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। मुझे भी एक जब आप कहोगे ये क्या होता है, तो आप लोगों को कम से कम वो चीज पता होनी चाहिए कि वो चीज क्या है, नाम सुना है कि नहीं सुना है। बाकी अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है मान लो कोई पार्ट, तो ये मत सोचना कि 12 क्लास में आपका क्लियर नहीं किया जाएगा, इससे आगे पढ़ाया जाएगा। 12 क्लास में कोई भी रिएक्शन का इतना सा भी डाउट होगा ना, इतनी सी भी चीजें होंगी, ठीक है, वो सारी क्लियर होंगी। और आपको मेरा तरीका पता ही है कि मैं पढ़ाने में विश्वास करता ही नहीं, मैं सिखाने में विश्वास करता हूं। पहले 2-4 रिएक्शन तरीके नोट पॉइंट आपके लिए लिखाता हूं और फिर उसके बाद मैं आपको कहता हूं कि जाओ 1000 क्वेश्चन कर लो, उसके ऊपर 100 क्वेश्चन कर लो, सारे हो जाते हैं, राइट। तो मेरा वैसा ही फंडा रहेगा। जिस तरह से आपको 11वीं क्लास में बहुत मजा आया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, शायद उससे डबल मजा आपको 12 क्लास में आएगा, ठीक है। और आपको 12 क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी, ये मेरी तरफ से वचन है तुम्हारे लिए, बस खत्म बात, ठीक है। अब देखो भाई, रिंग एक्सपेंशन, आप लोगों को याद आया होगा मैंने आपको रिंग एक्सपेंशन के बारे में पढ़ाया था, और मैंने आपको यह कहा था बेटा, याद भी होगा आप लोगों को, कि हमेशा एक छोटी रिंग में एंगल स्ट्रेन होता है
और वो बड़ी रिंग की तरफ एक्सपेंड करना चाहती है, रिंग एक्सपेंशन। और आपको मैंने कहा था कि भाई 4 मेंबर की जो रिंग होगी, ठीक है भाई, 4 अगर ऑप्शन है तो, ठीक है भाई, इफ रिंग हैज ऑप्शन तभी पॉसिबल है ये। अगर बेटा जी हमारे पास रिंग के पास ऑप्शन है तो 4 मेंबर की रिंग इसमें कन्वर्ट होगी 5 में, 5 की रिंग 6 में। अब बेटा 6 से आगे नहीं जाना है आपको, ठीक है, 6 के बाद 7 वाली नहीं करेगी, ठीक है, ध्यान रखना है। 6 जो है वो 7 की तरफ नहीं जाएगी, 7 जो है वो 8 की तरफ नहीं जाएगी, हो सकता है वापस 6 में तो आ सकती है। अब बहुत सारे बच्चों को यह भी याद आ रहा होगा कि सर आपने 3 मेंबर वाली रिंग नहीं लिखवाई। इसलिए नहीं लिखवाई, अगर आपको याद हो लास्ट वाली क्लास में या लास्ट वाले ईयर में मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक कार्बोकटायन था ये। वैसे तो ये 3 मेंबर की रिंग है, इसके पास ऑप्शन है कि ये टूटकर 4 मेंबर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा हम लोग क्या करते थे कि भाई जो एडजेसेंट कार्बन पे अगर कार्बन आ जाता, वो पॉजिटिव चार्ज आता था, तो हम लोग यहां से इन दोनों इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ये रिंग ऐसे तोड़ते थे और फिर इसको ऐसे जोड़ देते थे। तो पहले तो ये 3 मेंबर की रिंग थी, अब ये क्या बन जाएगी 4 मेंबर की रिंग, और एक कार्बन पे क्या आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं? आपको गए सर। लेकिन मैंने आपको लास्ट ईयर एक बात बताई थी कि इस तरह के कार्बोकटायन में बनाना बॉन्डिंग होती है बेटा भाई, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़े बाहर की तरफ लिखने रहते हैं, और ये जो CH2 पॉजिटिव है, CH2 पॉजिटिव है, ये बेसिकली ऐसे रहता है कि इसका खाली ऑर्बिटल इससे टच होता रहता है, तो इसके अंदर परमानेंट इलेक्ट्रॉन रहते ही हैं। और इस तरह के कार्बोकटायन को हम बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन मतलब मानते थे या होते भी हैं। लास्ट ईयर भी आपको कराया था, अभी मैं सिर्फ नए बच्चों के लिए बता रहा हूं कि 3 मेंबर की रिंग को आपको एक्सपेंड नहीं करना है। अगर 4 की होगी तो 5 में कर देना, 5 की होगी तो 6 में कर देना, 6 से आगे 7 में नहीं करना और 7 को आगे 8 में नहीं करना, ये भी ध्यान रखना है। बस यही क्या ध्यान रखना है, ठीक है। अब जरा देखो भाई, इसके बेसिस पर लास्ट ईयर मैंने सब कुछ बताया था, आज मैं आप लोगों को वापस से बताना चाहूंगा कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से कि रीअरेंजमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब जरा देखो यहां पर 3 मेंबर की रिंग, ये CH2 है, तो आप लोगों को मैंने एक बात सिखाई हुई है कि ऐसी कंडीशन में हम जब 3 मेंबर की रिंग के एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो ये ऑलरेडी स्टेबल होता है, इसको एक्सपेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती। तो हम लोग क्या मानेंगे बेटा कि भाई नो रिंग एक्सपेंशन, नो रिंग एक्सपेंशन विल टेक प्लेस, ठीक है भाई, इसमें तो नहीं होगा, ठीक है, इसमें तो नहीं होगा। अब दूसरे वाली कंडीशन में देखो भाई, यहां पर 4 मेंबर की रिंग है, सोच के देखना, 4 मेंबर की रिंग के अंदर का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। और भाई आप लोग जानते हैं कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन बेसिकली sp3 हाइब्रिड है। क्या है? sp3 हाइब्रिड है, ये भी ये भी ये भी। अब sp3 हाइब्रिड का जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था वो होना चाहिए था 108 डिग्री 0.28 मिनट, है ना, सॉरी 109.28 मिनट। तो भाई है 90, तो इसको हम कहते थे एंगल स्ट्रेन, याद करो, एंगल में डिफरेंस होना। फिर होता क्या है कि भाई इसमें से कोई भी, चाहे तो ये चाहे तो ये, यहां से ये बॉन्ड ऐसे टूटता है और ये वाला कार्बन जाकर इससे जुड़ जाएगा, और जहां से इधर से कार्बन टूटेगा वहां पर पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही आप लोगों ने ऐसा करा तो ये 4 मेंबर की रिंग 5 मेंबर की रिंग बन गई, और यहां पर एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जरा ध्यान देखो, इस रिंग के अंदर हर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, मान लीजिए ये sp3 है, ये sp3 है, ये sp3 है, और ये sp3 है, और ये sp2 है। सोच के देखना फायदा क्या हुआ रिंग एक्सपेंशन करने का। भाई पहले हर कार्बन 90 डिग्री का 90 डिग्री पर अरेंज था, बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन था। अब आपको पता है कि जो पेंटागन होता है, 5 मेंबर की रिंग होती है, उसके अंदर का जो इंटरनल एंगल होता है वो होता है 108 डिग्री का। और भाई ये चाहिए क्या इसको, sp3 को 109 डिग्री 0.28 मिनट। तो अब जो अंतर रह गया एंगल में वो बहुत ना के बराबर है, ठीक है। इसीलिए इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन को बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिला, और इनको लगता है कि अब हमारी दुनिया जो है पहले से बेटर है। दूसरी तरफ ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन का एंगल 120 डिग्री होना चाहिए था क्योंकि sp2 हाइब्रिड है, पर ये 108 होता है। अब सिर्फ एक ही कार्बन में थोड़ा सा एंगल स्ट्रेन है,
पहले के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। पहले क्या था अभी 120 और 108 का अंतर कितना होता है 12, और यहां पर कितना था बेटा जी 4 रिंगों के अंदर सर 109 डिग्री पॉइंट 28 मिनट का मतलब है 19 डिग्री पॉइंट 5 है ना, 19.5 डिग्री का अंतर था हर एक कार्बन पे। अब वो उतना नहीं रहा, इसीलिए हम इस तरह की रिंग को एक्सपेंड कर देंगे। आगे देखिए, अगर मेरे पास 5 मेंबर की रिंग है तो मैंने आपको बताया था कि 5 मेंबर की रिंग की पॉसिबिलिटी है कि वो 6 मेंबर में भी कन्वर्ट हो सकती है। अब आप क्या करोगे, यहां से इसको तोड़ दोगे इन दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ और इसको ऐसे जोड़ दोगे, तो ये बन जाएगी 6 मेंबर की रिंग। क्या बन गई मेरे बच्चों, 6 मेंबर की रिंग, और जहां से जुड़ेगी उसके एडजेसेंट पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बन गया कार्बोकेटायन। ठीक है, तो यहां पर भी रिंग एक्सपेंशन हो गया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि रिंग एक्सपेंशन के साथ साथ रीअरेंजमेंट भी होती है। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर CH3। आधे बच्चे क्या सोचते हैं कि सर इधर हाइड्रोजन है, क्यों ना हम यहां पर इस हाइड्रोजन को इधर इधर दे दे और कार्बोकेटाइन को इधर ले आए, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और सर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन तो ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, तो क्या हम रीअरेंजमेंट कर दें? मैंने कहा कर सकते हो, लेकिन पहली कंडीशन यह है कि अगर रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन बन रही है तो पहले आपको रिंग एक्सपेंशन करना है, रीअरेंजमेंट उसके बाद करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि रीअरेंजमेंट नहीं करनी है, लेकिन एक ऑर्डर फॉलो करना है, पहले रिंग एक्सपेंशन उसके बाद आपको रीअरेंजमेंट करनी है। तो आप क्या करोगे जरा देखो बेटा, यहां से आप लोगों ने सबसे पहले इन दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ ये रिंग यहां से जोड़ देनी है। तो जो 5 मेंबर की रिंग है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी बेटा, 6 मेंबर की रिंग में। और भाई एक जगह पर CH3 लगा रहेगा अगर ये यहां से जुड़ते हैं दोनों। अब जहां पर भी CH3 लगा हुआ है उस कार्बन से और ये से जुड़ा है, उसके एडजेसेंट कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है जो कि 2 डिग्री वाला होगा। रिंग एक्सपेंशन के बाद अब कोशिश करके देखो कि क्या अब रीअरेंजमेंट हो सकती है। देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी हाइड्रोजन है, अगर इधर से हाइड्रोजन इधर जाता है तो 2 डिग्री में ही रहेगा, तो कोई खास फायदा है नहीं। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन इधर आ जाए और पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाए, तो बेटा ध्यान से देखो ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा जो रिंग एक्सपेंशन के हिसाब से भी स्टेबल है, ठीक है, और डिग्री के हिसाब से भी स्टेबल है। तो 3 डिग्री कार्बन भी हमें मिल गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन भी मिल गया और रिंग एक्सपेंशन भी हो गई। आई होप पुराने जमाने का पिछले साल का कुछ याद आ रहा हो, ठीक है, कुछ तो याद आ रहा होगा, बाकी नहीं तो क्लास में समझाएंगे। ठीक है, आगे देखो बेटा। अब भाई ये कुछ टॉपिक थे जो मुझे कराने थे, जो रिवाइज कराने थे। बेसिकली अभी भी मुझे कुछ ना कुछ तो रिवाइज कराना ही है, और रिवीजन में क्या है वो, मतलब पुराने वो सारे टॉपिक, ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिटेलिंग में जाना है कि बिल्कुल ये बताओ ये बताओ ये बताओ, ये तो सब मैं क्लास में करूंगा और क्लास में तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं आपको। अभी तो बस ये है कि जब आप पहली क्लास में 12th क्लास में बैठो और मैं कोई नाम ले रहा हूं तो वो आपको एकदम से क्लिक कर जाए। उस टाइम पे जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का हर लेवल पे आपको याद भी होगा। लास्ट ईयर जब आपके भाई बहन जेई में पढ़ते थे और आप लोग नीट में पढ़ते थे, तो आप लोगों को मैंने एक चैलेंज दिया था कि जाके उनकी डीपीपी लगा देना, उनसे पहले लग जाएंगे, और ऐसा हुआ भी था। आप लोगों ने उनकी डीपीपी सॉल्व करी, अपनी भी डीपीपी सॉल्व करी, ठीक है, और बहुत जल्दी से करी। तो अभी भी आप जो है घबराए नहीं, जो भी नए बच्चे हैं मैं उनको कह रहा हूं, पुरानों पे तो मुझे इतना भरोसा है वो तो जाएंगे ही नहीं, मतलब उनका तो ये है, उनको तो हवा में क्वेश्चन होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन नए वाले भी, मेरे पास कुछ मैसेज ऐसे भी आए हैं कि सर हमने 11th पढ़ी ही नहीं है, कि हम 12th से स्टार्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप लोग बस क्या कहते हैं कि इसको ये रिवाइज कर लो, ठीक है, ये बात समझ लो। उसके बाद जब आपको पढ़ाया जाएगा तो एक ऐसे मेथड से समझाया जाएगा कि आपको बस 1+1=2 इस लेवल का गणित आना चाहिए, बस 1+1=2, इतना भी आ गया तो काम बन जाएगा। देखिए भाई, नया टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में अलग अलग प्रकार की आइसोमेरिज्म होती है, लास्ट ईयर भी बताया था, ठीक है, आज भी बताऊंगा। और वो क्या है जरा देखिए। पहले डेफिनेशन की बहुत जरूरत है। कंपाउंड्स हैविंग, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम होता है, ठीक है, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो बेटा डिफरेंट होती है। इसी वजह से उन सारे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, आइसोमर, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। वापस से देखिए, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो, क्या कहलाएंगे बताओ, आइसोमर। और इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। तो हम कहेंगे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट फिजिकल एंड
chemical properties are called isomer and this phenomena is known as isomerism. ठीक है, डेफिनेशन में क्लियर है. आइसोमेरिज्म में इतना ही है. अब देखो आगे चीज. आइसोमेरिज्म दो प्रकार की होती है. एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 5 तरीके की होती है बेटा. चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म. ठीक है, ये सारी मैं एक एक पॉइंट करके समझाऊंगा. फिर कॉन्फ़िगरेशनल में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म आएगी और कॉन्फ़िगरेशनल में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आएगी. ऑप्टिकल 12th में आपको फिर से दोबारा से फुल डिटेल में पढ़ाई जाएगी बेटा. लास्ट ईयर भी मैंने आपको ऑप्टिकल पूरी डिटेल में पढ़ाई थी, इस बार भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा. ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तक मैं सारा अभी आपको रिवाइज करवा देता हूं. सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है चेन आइसोमेरिज्म की. नाम में क्या लिखा हुआ है? चेन आइसोमेरिज्म. अब आप ये समझना कि जब भी आइसोमेरिज्म शब्द हुआ होगा या दिया गया होगा तो आपको एक कंडीशन हमेशा माननी है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. अगर मैंने कहा कि चेन आइसोमेरिज्म तो अब समझ लेना कि चेन अलग अलग होगी. अब आप क्या कहोगे कि ऐसे आइसोमर या ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो बट उनकी जो कार्बन चेन है वो डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम चेन आइसोमर्स कहते हैं. दूसरी तरफ सुनिए, अगर मैं कहता हूं पोजिशनल आइसोमर. अब आइसोमर शब्द का मतलब आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. अब पोजीशन मैंने अलग शब्द लगाया, इसका अर्थ होगा कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप, किसी भी डबल बॉन्ड, किसी भी ट्रिपल बॉन्ड की जो पोजीशन होगी वो अलग अलग हो जाएगी. फिर तीसरे नंबर पे आएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. अब फंक्शनल ग्रुप अलग नाम है, यानी फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो सकता है. अगर आइसोमेरिज्म शब्द है इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता होगा. ये सारी की सारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अब अगले 5 मिनट में आप सारी समझ जाओगे. कैसे? जरा देखो, मैंने कहा कि चेन आइसोमेरिज्म. अब इस शब्द का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, और चेन लगा हुआ है इसका मतलब चेन डिफरेंट होगी. तो देखो, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट कार्बन चेन. बस खत्म हो गया क्वेश्चन. आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स. और भाई दिस फिनोमिना इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म. अब जरा देखो बेटा, अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं आपको कहूं कि भाई मेरे पास ना ये है C4H10. इसके में ये कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. इसके दो अलग अलग स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं. एक तो मैंने बनाया ये CH3 CH2 CH2 CH3, जिसको हम N-ब्यूटेन भी कहते हैं. ठीक है, और एक हमारे पास ये भी हो सकता है CH3 और CH3. इसको हम आइसोप्रोपेन कह लो, या भाई इसको हम 2 मिथाइल प्रोपेन कहते हैं. अब आप खुद देखिए, दोनों में कार्बन क्या है? सेम. दोनों में कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. बट जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यानी जो मेन चेन होगी, प्रिंसिपल चेन होगी, वो डिफरेंट होगी. यहां पर मेन चेन के अंदर कितने कार्बन है? 4. यहां पर मेन चेन के कितने अंदर है बेटा जी? 3. बस खत्म. ऐसे एग्जांपल होते हैं. अब जरा देखो नेक्स्ट वाला क्या है. नेक्स्ट वाले में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की बात करी गई है. किसकी बात करी है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. अगर आइसोमेरिज्म शब्द है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, और फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है तो मतलब फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा. उदाहरण के लिए देखिए, कंपाउंड्स हैविंग सेम, यहां पर लिखोगे आप क्या बेटा जी? सेम क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. बट हैव डिफरेंट. डिफरेंट क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप क्या कहेंगे इनको? आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म. देखो यहां तक समझ में आ गया. आप कह रहे हो सर हाँ ये तो बड़ा आसान था. अब जरा देखो एक कहानी, एग्जाम्पल के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे. जैसे मान लो मेरे पास एक फॉर्मूला है C2H6O. ठीक है, C2H6O.
ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। आप खुद देखिएगा, अगर मैं यहां पर कहूं CH3 CH2OH, क्या मैं इससे अल्कोहल बना सकता हूं इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए? 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, है ना। और यही फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर सकता है क्या बेटा, CH3OCH3 ईथर को भी। अब ये क्या हो गया मेरे पास, अल्कोहल, ठीक है। और ये मेरे पास क्या हो गया बेटा जी, ईथर। अब आप देखो अल्कोहल और ईथर के जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, अलग अलग, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन रहा है, सेम। तो यहां से हमें एक बात समझ में आई कि भाई ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनके जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं भाई, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, या इस फिनोमिना को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो जल्दी से इसको नोट करिए और समझिए, ठीक है। आगे देखो बेटा, आगे क्या है हमारे पास, एक और रह गई है मेटामेरिज्म से पहले, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, और मैं बिल्कुल सरल तरीके से लिख रहा हूं भाई, ठीक है। नोट पॉइंट क्या होगा, हम कहेंगे, या डेफिनेशन क्या होगी बेटा, अगर आइसोमेरिज्म है इसका मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, तो हम कहेंगे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और फंक्शनल ग्रुप भी सेम ही होंगे, ठीक है, बट हैव डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी हो सकता है उसमें, ट्रिपल बॉन्ड एंड, और लगे सॉरी, और फंक्शनल ग्रुप, ये सभी हो सकते हैं मेरे, और फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड पोजिशनल आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स एंड this phenomena is known as positional isomerism, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अब देखो अंग्रेजी तो हो गई बहुत, अब चलो मैं एग्जांपल दे देता हूं और एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिएगा मेरे पास एक एग्जांपल है, ये C4H8, C4H8 को बना के दिखाता हूं मैं आपको। C4H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पर आ गया CH3। और इसी का एक स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है कि अगर मैं डबल बॉन्ड को बीच में ले लूं बेटा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। आप खुद देखिए दोनों के दोनों स्ट्रक्चर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, पर डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, अलग अलग। यहां पर डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है, यहां पर डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पोजीशन अलग अलग हो गई। इस वजह से इनको हम क्या कहेंगे, पोजिशनल आइसोमर्स। दूसरा एग्जांपल देखिए बेटा, अगर मैं बात करता हूं इसकी C3H8O, C3H8O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मान लो मेरे पास ये हो गया। अब इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं भाई, CH3 CH2 CH2OH। अब देखो मेन कार्बन चेन में 3 कार्बन है, और यहां पर भी मेन कार्बन चेन में 3 ही कार्बन होंगे, बट जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो अलग अलग है। अगर आप काउंटिंग करोगे IUPAC के हिसाब से तो 1 2 3 यहां पर करोगे,
और यहां पर 1 2 3 ऐसे करोगे तो यहां पर OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है बेटा, और यहां पर OH ग्रुप जो है वो सेकंड कार्बन पे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन अलग अलग है, और यदि उसकी पोजीशन अलग अलग है इसका मतलब क्या हुआ कि ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म को फॉलो मतलब बताएगा। तो भाई इस तरीके के जो है आपके जितने भी स्ट्रक्चर होंगे उनको हम पोजिशनल आइसोमर्स कहेंगे, ठीक है, जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड की जो पोजीशन हो वो अलग अलग हो। राइट, अब बढ़ते हैं भाई आगे। आगे की कहानी है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है बेटा, मैं आपको समझाना चाहूंगा एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है, बट जो बाइवेलेंट ग्रुप होगा उसके दोनों साइड एल्काइल ग्रुप अलग अलग होंगे। उदाहरण के लिए समझो, देखो यहां पर समझना नोट पॉइंट क्या है हिंदी में बिल्कुल, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ बेटा, आप कहोगे सेम है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, सेम है। अब क्या है कि एक बाइवेलेंट ग्रुप होता है। बाइवेलेंट ग्रुप का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा ग्रुप जिसके दो बॉन्ड बनाता हो, जो दो बॉन्ड बनाता हो, कोई भी ग्रुप हो सकता है वो, जैसे कीटोन ग्रुप होता है CO कार्बोनिल, ठीक है, कोई भी दो ऐसा हो सकता है, या ऑक्सीजन हो गया। तो उस ग्रुप के इधर दोनों साइड R डैश और R है, तो हो सकता है कि अगले वाले उस ग्रुप में इधर R डबल डैश हो और इधर R ट्रिपल डैश हो, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन उस ग्रुप के दोनों साइड में जो एल्काइल ग्रुप होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई बाइवेलेंट ग्रुप के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तभी वो मेटामर होंगे और तभी इस फिनोमिना को मेटामेरिज्म कहेंगे। उदाहरण के लिए देखिए बेटा, जैसे मान लीजिएगा मेरे पास स्ट्रक्चर है ये CH3 CH2 O CH2 और CH3। अगर आप ध्यान से देखो यहां पर बाइवेलेंट ग्रुप ऑक्सीजन है, क्लियर है ये बात, आप कहोगे यस सर। अब इधर दोनों साइड में RR मतलब क्या है, अलग है। अब हो सकता है कि ऐसा हो कि मैं एक कार्बन की तरफ कर दूं 3 और एक कर दूं 4, मतलब अब देखो ध्यान से, इन दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना बेटा, इन दोनों स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सभी समान है, सभी बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। अब बाइवेलेंट ग्रुप क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन, और यहां पर भी क्या है, ऑक्सीजन। अब ध्यान से देखो इधर बाइवेलेंट ग्रुप में जो दोनों साइड एल्काइल ग्रुप है वो क्या है, अलग अलग। एक में दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है और दूसरे स्ट्रक्चर में बेटा क्या हो गया, एक तरफ मिथाइल और दूसरी तरफ प्रोपाइल। तो आप मुझे खुद बताइए क्या ये मेटामर होंगे या नहीं होंगे। आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल मेटामर हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, देखो कि भाई CH3 OC, ये भी तो हो सकता है भाई। आप कहोगे हाँ सर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ये भी मेटामर में आ गए। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो भी बाइवेलेंट ग्रुप होगा उसके दोनों साइड एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। ऐसे कंपाउंड को या ऐसे स्ट्रक्चर्स को मेटामर्स कहते हैं और इस फिनोमिना को मेटामेरिज्म कहते हैं। आगे देखिए भाई, आगे क्या है, एक और एग्जांपल देखो आप। जैसे मैंने कहा कि भाई CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन है भाई, है ना, ऐसा हो सकता है कीटोन। अब इसमें बाइवेलेंट ग्रुप कौन है, बाइवेलेंट ग्रुप मतलब जिसके दोनों तरफ दो बॉन्ड बन सकते हैं वो है CO, ठीक है। अगर मैं एक कार्बन इधर दे दूं और एक इधर रखूं तो आप ध्यान से देखोगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर CH2, इधर CH2 और इधर CH3, तो ये क्या बन गया बेटा, इस बाइवेलेंट ग्रुप के दोनों साइड जब एल्काइल ग्रुप अलग अलग हो जाएं तो ये आपस में बन जाएंगे मेटामर्स। क्या बनेंगे, मेटामर्स। और इसमें एक और बन सकता है कि यदि ये CH3 इधर आ जाए तो ये भी मेटामर ही बनेगा। क्लियर है। तो भाई आई होप आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि मेटामर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, रिकॉल आपको हो रहा होगा, ठीक है। मेटामेरिज्म में हम किसी भी बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप को अलग अलग करते थे। क्लियर है। अब जरा देखो भाई आगे बढ़ते हैं।
एक मिनट पानी पिए। देखो भाई, आगे नया टॉपिक आ गया है हमारे पास, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म क्या है मैं आपको समझाऊंगा और फिर बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा और आपसे पूछूंगा कि यहां पर टोटोमेरिज्म हो सकती है या नहीं हो सकती। टोटोमेरिज्म में क्या होता था, अगर आपको याद हो, कि हमारे पास एक कार्बन और एक हेटेरोएटम डबल बॉन्ड होता था। ये क्या होता था बेटा जी, हेटेरोएटम के साथ। हेटेरोएटम का मतलब क्या हुआ, वो ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन एटसेट्रा, ये होते हैं हेटेरोएटम जो कार्बन से अलग होते हैं। ठीक है, और यहां पर मेरे पास ऐसे कार्बन होता था। अगर ये कार्बन एक तो sp3 होना चाहिए और दूसरा इसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी वो टोटोमेरिज्म शो करेगा। अब होता क्या था उस टोटोमेरिज्म में, कि मान लो इसके साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है एक, तो वो हाइड्रोजन इस कार्बन से हटके इस हेटेरोएटम के साथ जुड़ता था और ये डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है वो यहां पर आ जाता था। और फिर हमारे पास क्या बनता था, याद करो बेटा, कि जो जहां से हाइड्रोजन हटा है एक तो वो कार्बन और एक वो वाला कार्बन जिसके साथ हेटेरोएटम जुड़ा हुआ है, उनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता था। और यहां पर आप कह लो भाई, अगर ऑक्सीजन को मान रखते हो तो वो हाइड्रोजन निकलकर ऐसे चला जाता बेटा। अब इस फॉर्म को हम क्या कहते थे भाई, अगर यहां पर ऑक्सीजन कंसीडर कर ले तो ये हमारे पास कीटो फॉर्म थी और ये हमारे पास ओल है, ईन है, इसको हम इनोल फॉर्म कहते थे। याद करो याद करो, इसको हम क्या कहेंगे बेटा जी, कीटो फॉर्म, और इसको क्या कहेंगे हम बेटा जी, इनोल फॉर्म। कुछ याद आया? आप कहोगे हाँ सर याद आ गया। अब ये कंडीशन कब है, जब कार्बन और हेटेरोएटम के बीच में डबल बॉन्ड हो तो ऐसा करना है। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और एक कार्बन हेटेरोएटम के साथ जुड़ा हो तो उस हेटेरोएटम पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, ताकि वो उसको देकर वहां पर सिंगल बॉन्ड बना ले। दोनों साइड से ही देखना है, तभी आप चेक कर पाओगे कि कहीं पर टोटोमेरिज्म होगी या नहीं होगी। ठीक है, देखो आपको ये बात तो मानना पड़ेगा कि जब मैंने लास्ट ईयर आपको टोटोमेरिज्म करवाया था या मैंने पूरा जीओसी और हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था, तो हमारे बहुत सारे लेक्चर लगे थे, महीनों चला था वो, है ना। अब उतने सारे टॉपिक को कंसाइज फॉर्म में कराना है और मैं ये मान के चलता हूं कि आपको थोड़ा बहुत आता होगा। ठीक है, अगर आप बिल्कुल नए बच्चे हो तो आप रिवाइज करने की कोशिश करिए, और क्लास के अंदर ये बात क्लियर है कि कोई भी टॉपिक आएगा वो वापस से रिकॉल करके आपको फुल डिटेल में ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप परेशान ना हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, जरा देखो, आगे देखो बेटा, आपको ये चेक करना है कि कहां पर टोटोमेरिज्म होगी और कौन सी कहां पर नहीं होगी। आप ध्यान से देखना मेरी बात, यहां पर कार्बन और हेटेरोएटम कौन है, ऑक्सीजन, इसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। फिर मेरा दूसरा काम क्या था कि एडजेसेंट कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिड। देखो है कि नहीं, आप कहोगे हाँ सर है। उसके पास हाइड्रोजन है क्या, कम से कम एक, आप कहोगे हाँ सर है। तो उसका एक हाइड्रोजन आप यहां से निकालकर इस OH को दे देना। ठीक है, तो फिर पता क्या होगा, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड C, मैंने कहा था दोनों कार्बन के बीच में, और ये हो जाएगा OH और H। ध्यान से देखो, इसमें कीटोन ग्रुप है या भाई कार्बोनिल ग्रुप है तो उसको हम कहते हैं कीटोफॉर्म या एल्डोफॉर्म, और ये क्या हो जाएगा बेटा जी, इनोल फॉर्म, क्योंकि इसमें इन डबल बॉन्ड है, ओल आपके पास OH ग्रुप है। आगे देखो, ये क्या हो गया हमारे पास, कीटो ग्रुप, कार्बन और हेटेरोएटम के बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड। अब एडजेसेंट कार्बन क्या हो गया, sp3, और इसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन भी है। तो जब हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, CH3CH, यहां पर डबल बॉन्ड, और एक है जब ऊपर जाएगा तो OH बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी इनोल फॉर्म हो गई। याद करो आप लोग, आपको गए यस सर, ये तो हमें समझ में आ गया, लास्ट ईयर कुछ बताया था आपने। आगे देखो बेटा, अब हुआ क्या कि हमारे पास ये है कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, लेकिन इस वाले sp3 हाइब्रिड कार्बन पे जो एडजेसेंट sp3 हाइब्रिड कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं है। और जब हाइड्रोजन है नहीं तो हम यहां पर क्या मान लेंगे बेटा जी,
नो टोटोमेरिज्म, नो टोटोमेरिज्म विल टेक प्लेस। क्या बोला भाई मैंने? विल टेक प्लेस। यहां पर टोटोमेरिज्म नाम की चीज होगी ही नहीं। आई होप आपको याद आ गया होगा। आप कह रहे हो यस सर, बात तो समझ में आ गया। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब देखो भाई, अब आपके सामने क्या क्वेश्चन है कि इसमें CO बॉन्ड मतलब हेटेरोएटम के साथ डबल बॉन्ड नहीं है। इस बार कार्बन और हेटेरोएटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बट हेटेरोएटम के साथ एक हाइड्रोजन है। उस टाइम पर हमें क्या देखना होता है कि भाई कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो नहीं है। इस बार इधर से नहीं देखेंगे, इधर से देखेंगे। अगर ऐसा हुआ तो कार्बन कार्बन पहले से डबल बॉन्ड था, तो ये वाला हाइड्रोजन हम इस वाले कार्बन को देंगे जो कि sp2 हाइब्रिड होगा या डबल बॉन्डेड होगा। और ये पाई बॉन्ड उठाकर हम कहां ले जाएंगे बेटा? इधर, राइट। तो हमारे पास जो टोटोमेरिक स्ट्रक्चर बनेगा दूसरा, वो क्या बन जाएगा? CS3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CS3। अब इधर देखो भाई, इधर हो सकता है कि नहीं? आपको पता है कि कार्बन और हेटेरोएटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बट हेटेरोएटम के पास क्या हो गया बेटा जी? एक हाइड्रोजन कम से कम। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो आप यहां से एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दे देना और ये पाई बॉन्ड उठाकर इधर ले जाना, तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा? CS3C डबल बॉन्ड NH, और यहां पर बन जाएगा भाई CS3। तो ये आपके पास क्या हो गया बेटी? इसका टोटोमेरिक स्ट्रक्चर हो गया। आगे देखो बेटा, यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, हेटेरोएटम के साथ डबल बॉन्ड है। अगर आप राइट में देखोगे sp3 हाइब्रिड कार्बन में, तो इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पर राइट साइड से तो आप टोटोमेरिज्म नहीं कर सकते। लेकिन लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहां पर एक हाइड्रोजन भी जरूर होगा, बिकॉज कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो 3 बॉन्ड उसने कार्बन के साथ, और जो छुपा हुआ है वो मैंने हाइड्रोजन मान लिया। तो यहां से मैं हाइड्रोजन स्कोर दूंगा मेरे बच्चों, और ये पाई बॉन्ड उठकर जब इधर आएगा तो इसका टोटोमेरिक स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा हमारे पास? इसका टोटोमेरिक स्ट्रक्चर बनेगा OH डबल बॉन्ड, इधर हमारे पास CS3 और इधर हमारे पास 2 CS3। आई होप लास्ट ईयर का आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा। ठीक है, अब जरा देखो आगे की बात। आगे की बात देखो भाई, अब हमें क्या करना है, कुछ नोट पॉइंट है जिनको याद रखना है। वैसे तो कीटो फॉर्म जो है वो इनोल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होती थी, आपको जनरली पता होगी, बट कभी कभी इनोल फॉर्म भी कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल हो जाती थी। उसके पीछे रीजन था, उसके पीछे रीजन ये था मेरे बच्चों कि भाई अगर हमारे पास कहीं पर भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है किसी स्ट्रक्चर में, तो वहां पर हम जो है इनोल फॉर्म को भी स्टेबल कर लेते थे। तो देखो वापस से वही नोट पॉइंट जो मैंने लास्ट ईयर लिखवाए थे फिर से लिखवा देता हूं कि जनरली जनरली कीटोफॉर्म कीटोफॉर्म इज मोर स्टेबल than that of enol form, than that of enol form। बात समझ में आई आपको? आप कहोगे यस सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई है। अब आगे देखो भाई, बट if intramolecular hydrogen bonding is possible in enol form, then enol form will be more stable। अब देखो मैं 2 एग्जांपल दूंगा, उसके बेसिस पे आपको बताऊंगा। जैसे आप लोगों के सामने सबसे पहले स्ट्रक्चर है ये CS3 C डबल बॉन्ड O और CS3। अब ये कीटो फॉर्म है क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अगर मैं इसको इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं CS2 डबल बॉन्ड C OH और CS3, अब देखो बेटा ये मेरे पास कौन सी फॉर्म हो गई? कीटो फॉर्म। और ये कौन सी फॉर्म हो गई बेटा? इनोल फॉर्म, क्योंकि इन भी है और ओल भी है। आप मुझे बताओ क्या इनोल फॉर्म में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? आप कहोगे नहीं। अगर नहीं हो सकती तो फिर हम कहेंगे कि सर जनरली आपने बताया था कि कीटो फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल होती है, तो हम इसको क्या कह देंगे भाई? मोर स्टेबल कह देंगे। ठीक है,
और ये क्या हो जाएगी, एज कंपेयर टू लेस स्टेबल हो जाएगी। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा। आप कह रहे हो हाँ सर कुछ कुछ याद आ रहा है लास्ट ईयर का। अब जरा देखो आगे की कहानी। अगर मेरे पास मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है CH3 C डबल बॉन्ड O CH, ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड O और इधर मैंने CH3। तो देखो बेटा मैंने एक कीटो ग्रुप को सेम रख के एक के साथ टोटोमेरिज्म करनी है। अब वो टोटोमेरिज्म मैं किस तरीके से करूंगा जरा देखो ध्यान से। अगर मान लीजिएगा मैंने इस हाइड्रोजन को यहां पर भेज दिया तो CH3 C O और H ऐसे लग जाएगा, और यहां पर डबल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और CH3। आप अगर ध्यान से देखो कि भाई ये इनोल फॉर्म तो बन गई, इसमें OH ग्रुप है, ओल भी है और डबल बॉन्ड है तो भाई इन ग्रुप भी है, इनोल फॉर्म तो बन गई। आप जरा ध्यान से देखो, आपको पता होगा कि फोन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। फोन के साथ मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। अब क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है और इसके आसपास एक ऐसा ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये यहां पर क्या कर सकता है भाई, एक चिलेशन बन सकता है, 6 मेंबर की रिंग बना सकता है, ठीक है। तो इसके स्टेबल होने के कई कारण है कि भाई जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो यहां पर 6 मेंबर की रिंग बनेगी, चिलेशन हो जाएगा, इससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक इनोल फॉर्म तो हमारे पास ये आई, ठीक है, और दूसरी इनोल ये हमारे पास क्या थी, कीटो फॉर्म। अब आधे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर जरूरी थोड़ा है कि इधर ही हाइड्रोजन हो, आप इधर से हाइड्रोजन इधर दे दो तो एक इनोल फॉर्म तो इधर भी बन सकती है ना। मैंने कहा हाँ वो बनेगी लेकिन बनानी नहीं है, बन सकती है। आप उसको अगर कोई पूछेगा कि भाई कितनी बन सकती तो बनाओगे आप। जैसे मान लीजिए आपने यहां पर CH2 डबल बॉन्ड C और इधर OH ऐसे कर भी दिया, और कोई आप लोगों से पूछे कि इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी है, तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी बेटा कि यदि इनोल फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो तो वो वाली ज्यादा स्टेबल होती है। अब यहां पर आपके दिमाग में ये आएगा कि सर कीटो फॉर्म तो चलो मान लिया अनस्टेबल है, इस वाले केस में कीटो फॉर्म मान लिया अनस्टेबल है, ठीक है, लेकिन इन दोनों में कंपेयर करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे। तो जरा देखो बेटा, यहां पर आप देखोगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहां पर आप देखोगे, देखो ध्यान से कैसे, डबल सिंगल डबल और डबल सिंगल डबल मतलब रेजोनेंस आ गया। और रेजोनेंस भी हम लोग जानते हैं कि रेजोनेंस भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो दोनों इनोल फॉर्म में से हम उस वाली इनोल फॉर्म को मोर स्टेबल कहेंगे, उस वाली इनोल फॉर्म को मोर स्टेबल कहेंगे जिसके अंदर रेजोनेंस भी पार्टिसिपेट कर रहा हो। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ रेजोनेंस है, इसी वजह से हम अगर कभी कंपैरिजन करने को मिल जाए तो आप इस वाली फॉर्म को सबसे ज्यादा स्टेबल मानेंगे, ठीक है। और ये आपको बनाना चाहते हो बना लेना, नहीं बनाना चाहते तो मत बनाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो भाई वापस से देखो एक बार टोटोमेरिज्म क्या है। आप लोगों के पास यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन हेटेरोएटम के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड, या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो किसी एक कार्बन और हाइड्रोजन और हेटेरोएटम के बीच में होगा सिंगल बॉन्ड। कंडीशन ये है कि जिसके साथ भी सिंगल बॉन्ड है, चाहे वो कार्बन कार्बन और चाहे वो हेटेरोएटम, उनके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर इसके पास हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और इसके पास हाइड्रोजन है तो वो ऐसे चला जाएगा, और ये फॉर्म आपस में इंटर कन्वर्टिबल होती है। एक को हम कीटो फॉर्म कहते हैं, एक को हम इनोल फॉर्म कहते हैं। और मैंने आपको खास बात, सिंपल सी बात बताई कि अगर कार्बन कार्बन होगा तो कार्बन sp3 हाइब्रिड होना चाहिए, ठीक है। अगर भाई कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हेटेरोएटम के साथ है और उसके बाद कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अब कहानी मैंने कुछ एग्जांपल के तौर पे कराई, जैसे मान लीजिए मैंने कार्बन और हेटेरोएटम के बीच में डबल बॉन्ड दिखा दिया, तो भाई एडजेसेंट कार्बन sp3 हाइब्रिड है और उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन है, तो उसका हाइड्रोजन इधर चला गया तो यहां पर OH लग गया, यहां पर डबल बॉन्ड नहीं गया तो इनोल फॉर्म आ गई। मैं इन दोनों में अगर आप लोगों से पूछूं कि बताइए कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, तो आप लोगों को कीटो फॉर्म को ही ज्यादा स्टेबल मानना है, तब तक जब तक कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो जाए, और वो भी ऐसी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें रेजोनेंस भी होता हो। तो आप कहोगे सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आगे देखो यहां पर CO ग्रुप है, फिर अगला कार्बन कार्बन बॉन्ड है।
ये कार्बन कार्बन यानी इस एडजेसेंट कार्बन sp3 हाइब्रिड है और इसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन है, तो इसका एक हाइड्रोजन जब इधर जाएगा तो यहां पर OH और ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो इनोल फॉर्म बन गई। अब दोनों में से कौन सी स्टेबल कहोगे? कीटो फॉर्म को ज्यादा स्टेबल कहोगे। क्यों कहोगे? कि सर इनोल फॉर्म में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, इसलिए। आगे देखो, अब यहां पर मैंने देखा कि कार्बन और हेटेरोएटम के बीच में कार्बन मतलब डबल बॉन्ड है, राइट। और हमें यह भी पता लग गया कि भाई ये कार्बन तो sp3 है, नो डाउट, बट इसके पास अल्फा हाइड्रोजन या कोई किसी प्रकार का हाइड्रोजन नहीं है जो हम इस हेटेरोएटम को दे दें या डोनेट कर दें। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम कहेंगे कि यहां पर टोटोमेरिज्म नाम की चीज नहीं होगी। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या था? आगे हमारे पास आ गया है कि भाई मैंने पहले से ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रखा, इस बार पहले से ही इनोल फॉर्म रखी, इस बार कीटो फॉर्म बना के देखनी है, उल्टा क्वेश्चन हो गया। तो हमें पता लग गया कि भाई जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा तो हमें कार्बन और हेटेरोएटम को देखना है, और हेटेरोएटम के पास भी कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होगा तो वो हाइड्रोजन चेंज हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड वाले के साथ, और भाई इस कार्बन और हेटेरोएटम के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा जो कि यहां पर आया। फिर से मैं यही बोलूंगा कि ये इनोल फॉर्म है क्योंकि इसके अंदर इन डबल बॉन्ड भी है और ओल यानी OH ग्रुप भी है, और ये बेटा कीटो ग्रुप है क्योंकि इसके अंदर कार्बोनिल CO ग्रुप है। दोनों में अगर स्टेबल बॉन्ड पूछूंगा तो आप कहोगे सर कीटो फॉर्म, क्योंकि आप ही ने बताया कि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल जब तक कि इनोल फॉर्म में कोई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रेजोनेंस के साथ ना आ जाए। आप कहोगे सर ठीक है। अब जरा देखो, यहां पर मैंने हेटेरोएटम ऑक्सीजन नहीं लिया, इस बार लिया है नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन है। मैंने कहा कम से कम एक होना चाहिए, दो है तो और बढ़िया बात है। फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो यहां से एक हाइड्रोजन जब इधर जाएगा तो भाई यहां पर क्या हो जाएगा? CH3, और कार्बन और डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? ये इमीन फॉर्म बन गया, ठीक है। अब देखो आगे, जब आप इसका बनाओगे तो राइट हैंड साइड में बना सकते थे, लेकिन राइट हैंड साइड वाले कार्बन sp3 तो है बट उसके बाद हाइड्रोजन नहीं है, कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए था। तो राइट हैंड साइड से टोटोमेरिज्म नहीं कर सकते बट लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। तो भाई इस तरीके से मैंने आपको ये सारी चीजें सिखाई। फिर मैंने आप लोगों को क्या कहा भाई? नोट पॉइंट लिखवाए कि जनरली कीटो फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल होती है इनोल फॉर्म से, बट अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है इन इनोल फॉर्म तो इनोल फॉर्म विल मोर स्टेबल। ये मैंने आपको बताई, ठीक है। फिर एग्जांपल दिया कि देखो भाई इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हो नहीं रही है इनोल फॉर्म में, तो इसको लेस स्टेबल ही कहेंगे। फिर मैंने कहा कि भाई अगर यहां पर हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसको मोर स्टेबल कहेंगे। फिर बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये भी डाउट आएगा सर इधर ऐसा भी तो बना सकते थे। फिर मैंने कहा था कि इनोल फॉर्म भी वो स्टेबल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो और साथ साथ बेटा जी रेजोनेंस भी टूटे ना, रेजोनेंस भी बना रहे। तो डबल सिंगल डबल देखो बन रहा है, यहां पर टूट रहा है, सिंगल सिंगल। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमारे पास आएगा बेटा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्या आएगा? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ इथेन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, लास्ट ईयर मैंने बताया था, डेफिनेशन तो चलो अब बात है नहीं, मेरे को वही बताना है। एंटी फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म और गॉश फॉर्म या फिर इक्लिप्स्ड फॉर्म, कि इनमें से कौन सी स्टेबल होती है कौन सी नहीं होती और कैसे प्राप्त करते हैं कैसे नहीं होती, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मेरे बच्चों कि जब कभी भी आप कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर बनाओगे अकॉर्डिंग टू न्यूमैन प्रोजेक्शन, तो कोई भी दो कार्बन लेने हैं आपको जो मिडिल के हों, जो सिमेट्रिकल से हों, और उसमें से एक कार्बन को फ्रंट कार्बन और एक कार्बन को आप बैक कार्बन मान लेंगे अपनी तरफ से। फिर आप लोगों ने ऐसे गोला बनाना होता था, याद करिए, आप कहोगे यस सर बनाया था। अब आप सोचो कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, और इसके तीन जो बॉन्ड होंगे ऐसे 120 डिग्री पे जो हम दिखा रहे हैं ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते होंगे। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इस कार्बन के पीछे एक और कार्बन होगा जो हमें दिखता नहीं है, राइट। आपको ऐसे मानना है कि जैसे एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये एक कार्बन ये, आप इसको ऐसे देख रहे हो, ऐसे। तो एक फ्रंट दिखेगा एक बैक दिखेगा, तो ये पॉइंट फ्रंट दिख रहा है बैक दिख ही नहीं रहा है। पर ये तो बात है कि पीछे वाला कार्बन भी कहीं ना कहीं अपने चार बॉन्ड बनाता होगा। अब एक बॉन्ड तो उसने फ्रंट वाले कार्बन के साथ बनाई और बाकी पीछे के हाइड्रोजन उसको ऐसे दिखेंगे। आपको याद होगा मेरे बच्चों, इसको हम क्या कहते थे बेटा? फुली इक्लिप्स्ड, फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म, फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म की जो पूरा का पूरा ढक ले। फिर मैंने आपको यह भी बताया था बेटा
कि अगर आप लोगों से पूछे कि इथेन के टोटल कन्फर्मेशनल आइसोमर कितने हैं टोटल, तो हमेशा इनफाइनाइट लगाने हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एक कार्बन को फिक्स रख के दूसरे को अगर घुमाएंगे भी तो हो सकता है 0.1 डिग्री घुमाए, फिर 0.001 डिग्री घुमाए, वो घूम सकते हैं। और ऐसे हम ओवरऑल अगर काउंटिंग करेंगे तो इनफाइनाइट ही आएगी। लेकिन जो मोस्ट स्टेबल होते हैं और मोर अनस्टेबल होते हैं, उनमें हमेशा कंपैरिजन किया जाता है स्टेबिलिटी को लेकर। अब ये तो है फुल्ली इक्लिप्स्ड। आपको याद होगा कि हम लोग कुछ ऐसा भी करते थे कि फ्रंट वाले कार्बन को मान लो हमने सेम रखा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, पर बैक वाले कार्बन को जब हम 60 डिग्री घुमा देंगे, ठीक है, रोटेशन करवाएंगे, तो भाई हाइड्रोजन 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 ऐसे आ जाते थे। कुछ याद है? आपको मैंने बताया था कि यहां पर ज्यादा रिपल्शन होता था इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और पीछे के जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इस कार्बन और कार्बन के बीच में, वहां पर रिपल्शन ज्यादा होता था। तो भाई ये होती थी हमारे पास एंटी फॉर्म। क्या होती थी? एंटी फॉर्म, या इसको हम स्टैगर्ड फॉर्म भी कहते थे। स्टैगर्ड फॉर्म भी कहते थे। आई होप आपको याद आ गया होगा। अब इसमें से आपको यह भी पता होगा कि भाई स्टैगर्ड फॉर्म या एंटी फॉर्म इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फुल्ली इक्लिप्स्ड। तो हम कहेंगे भाई स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड फॉर्म। याद आया कुछ? आप कहोगे सर अब हमें याद आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट ईयर आपने पढ़ाया था 60 डिग्री का रोटेशन करते थे। और टोटल कन्फर्मेशनल आइसोमर कितने होंगे? इनफाइनाइट, ये मानना है। अब हम बात करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ एन ब्यूटेन। देखो ध्यान से, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर होता है ये CH3 CH2 CH2 और CH3, यानी ब्यूटेन है। आपको ये मानना है कि ये फ्रंट कार्बन है और ये बैक कार्बन है, और उसके बेसिस पे आप लोगों को मैं कुछ बना के दिखाऊंगा और फिर आप लोगों को उनके नाम देने हैं और स्टेबिलिटी बतानी है। ठीक है? जैसे देखो, अगर मैं इस कार्बन को फ्रंट कार्बन मान लूं तो आपको ऐसे दिखेंगे, लेकिन फ्रंट कार्बन से एक CH3 जुड़ा हुआ है, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन। बैक कार्बन के साथ भी एक CH3 जुड़ा होगा, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन। इसको बोलते थे हम लोग फुल्ली इक्लिप्स्ड, क्योंकि जैसा ग्रुप आपको सामने दिख रहा है वैसे बिल्कुल पीछे उसको ढका हुआ है। और फिर अगर जब हम इसको 60 डिग्री घुमाते थे तो हमारे पास फ्रंट वाले कार्बन को आप वैसे ही रखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बैक वाले कार्बन को आप जब क्लॉकवाइज घुमाओगे CH3 तो इस तरीके से आ जाएगा। इस फॉर्म को हम बोलते थे बेटा जी गोश फॉर्म। याद आया कुछ? आप कह रहे हो यस सर। अब आप वापस से हम इसको 60 डिग्री फिर घुमाएंगे क्लॉकवाइज, तो आप लोग समझ जाना भाई कि फ्रंट वाला तो सेम है, उसको हमने चेंज नहीं किया H, लेकिन पिछले वाला इस हाइड्रोजन के पीछे चला जाएगा। अभी है तो कहीं ना कहीं इक्लिप्स फॉर्म ही, लेकिन ये उतनी भी इक्लिप्स नहीं है जितनी कि यहां पर सेम ग्रुप सेम को सुपर इंपोज कर रहा ढक रहा था, है ना? यहां पर पूरा का पूरा ग्रुप पिछले वाले को ढक रहा था, तो इसको हमने बोला फुल इक्लिप्स्ड। और इसको हम बोलेंगे बेटा क्या? पार्शियल इक्लिप्स्ड। पार्शियल इक्लिप्स्ड। फिर उसके बाद जब आप वापस से 60 डिग्री इसको घुमाओगे तो 60 डिग्री घुमाने के बाद क्या होगा भाई? फ्रंट कार्बन सेम रहेंगे, CH3 H H। लेकिन जब आप बैक कार्बन की बात करोगे तो बैक कार्बन वाले जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो ग्रुप्स हैं वो बेसिकली एक दूसरे के अपोजिट फॉर्म में हो जाएंगे। तो इस फॉर्म को या तो हम स्टैगर्ड फॉर्म कहते थे बेटा, याद करिए, या इसको हम एंटी फॉर्म कहते थे। एंटी फॉर्म कहते थे, अपोजिट। एंटी का मतलब होता है अपोजिट। वापस अगर आप 60 डिग्री घुमाओगे फिर से आपके पास क्या होगा बेटा जी? फ्रंट कार्बन सेम रहेगा, ठीक है, फ्रंट कार्बन को छेड़ना ही नहीं है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। लेकिन जब आप इस CH3 को इधर लेके जाओगे तो हमारे पास CH3 हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन। 60 डिग्री आपने फिर से घुमाया बेटा, ठीक है, तो फिर से आप लोग जब 60 डिग्री घुमाओगे तो फ्रंट वाला सेम ही रखना है, वो छेड़ना नहीं है। इसको बोलेंगे वापस से गोश फॉर्म।
और 60 डिग्री फिर घुमाओगे तो वापस से हमें वही मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको कहूं कि भाई ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, और इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना पड़े, तो ध्यान रखना है स्टैगर्ड फॉर्म में सबसे कम रिपल्शन होगा, सब कुछ अपोजिट साइड है, सबसे कम रिपल्शन होगा, इसीलिए स्टैगर्ड फॉर्म जो होगी वो ज्यादा स्टेबल मानी जाएगी। क्लियर हुई ये बात? आप कहोगे यस सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद फुली इक्लिप्स्ड जो होंगी वो हमेशा हाईली अनस्टेबल होंगी, और बाकी बीच में कंपैरिजन आपको करना है। लास्ट ईयर बहुत एग्जांपल दिए थे, इस बार सिर्फ रिवीजन है, ठीक है। चलो अब देखते हैं भाई आगे। अब देखो भाई, बात करेंगे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली है क्या, इसको थोड़ा समझिएगा। मतलब आइसोमेरिज्म शब्द इसका मतलब क्या होगा कि भाई हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम, लेकिन ज्योमेट्री अगर आ गया यहाँ पर ज्योमेट्रिकल, तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है, यानी दो ग्रुप के बीच की जो लेंथ रहेगी, ठीक है, या जो एंगल रहेंगे वो हमेशा डिफरेंट होंगे। हमें ये पता करना है कि भाई ऐसा कब होता है। तो जरा देखो, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, ठीक है भाई, ध्यान रखना है सबसे पहले कि अगर आपको दिया गया है कि सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की हमें डेफिनेशन बतानी है, वो भी शॉर्ट में, तो मैं कहूंगा कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, वो रहेगा सेम, ठीक है। एक होती है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का मतलब होता है कि हर एटम जब दूसरे एटम से कनेक्ट है तो बॉन्ड बिल्कुल सेम रहेंगे, ठीक है। तो भाई जो कनेक्टिविटी रहेगी, कनेक्टिविटी जो रहेगी वो हमारे पास वो भी सेम रहेगी, पर जो बेटा ज्योमेट्री होगी, ठीक है, ज्योमेट्री वो हमारे पास डिफरेंट होगी। अब आधे बच्चे तो ये सोच रहे होते हैं कि भाई ये जो ज्योमेट्री है ये है क्या। तो आपको सिंपल सी भाषा में ध्यान समझना है कि भाई दो दो ग्रुप्स या कोई भी एटम्स के बीच की दूरी है ना भाई, बीच की दूरी या उनके बीच का एंगल वो डिफरेंट होगा बेटा। ज्योमेट्री का अर्थ ये हुआ। अब हमें ना ये पता करना है कि भाई कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे और कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो आपने एक बात ध्यान रखनी है मेरे बच्चों, अगर आप लोगों को कभी भी ऐसा दे रखा होगी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इस तरीके से है, और लगातार कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन होंगे, जैसे यहां पर एक है, या फिर हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, लगातार डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जब मेरे पास डबल बॉन्ड कॉन्टिन्यूअस में आएंगे और उनकी संख्या ओड होगी, जैसे यहां पर डबल बॉन्ड कितने होंगे बेटा जी, अगर मैं आपको कहूं कि भाई डबल बॉन्ड कितने होंगे एक, यहां पर डबल बॉन्ड कितने होंगे बेटा, तो आप मानेंगे तीन। अगर ये ओड रहे तो आपको ये मानना है कि इनकी जो वैलेंसी होंगी साइड वाली, जैसे यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, तो अगर मैं कहूं कि भाई ये ए है और ये बी है, सॉरी भाई, ए है बी है और यहां पर सी और डी है, तो आपको ये मानना पड़ेगा सेम यहां पर भी ए बी और सी और डी, ठीक है। तो यहां पर आपको एक बात समझाई थी मैंने लास्ट ईयर भी, और अभी वापस से बता रहा हूं भाई मैं, कि अगर ऐसा होता है कि इफ कॉन्टिन्यूअस डबल बॉन्ड्स आर ओड नंबर, ठीक है, इफ कॉन्टिन्यूअस डबल बॉन्ड्स आर ओड नंबर, then टर्मिनल वैलेंसी, टर्मिनल वैलेंसी मतलब जो छोरों पे लगी हुई वैलेंसी है, टर्मिनल वैलेंसी आर इन सेम प्लेन, वो एक ही प्लेन में रहेगी भाई, आर इन सेम प्लेन, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस तरीके से हमें इन एबीसीडी को देखना है। चलो भाई ये बात तो हमें पता लग गई कि सर जब ओड नंबर होती है तो ये सेम प्लेन में होती है, लेकिन अगर इवन नंबर हुई कॉन्टिन्यूअस में तब क्या होगा, तो तब हमारे पास ये डिफरेंट होंगी। तो तब हमें क्या मानना है बेटा, अगर मान लीजिए सी डबल बॉन्ड सी और डबल बॉन्ड सी, इस तरह से यहां पर एन की वैल्यू या डबल बॉन्ड की संख्या जो है वो दो आ गई लगातार, ठीक है। और यहां पर मैंने कहा कि भाई जो ग्रुप है ए और बी, ये ऐसे लिखा मैंने, तो जो सी और डी होंगे बेटा वो थोड़े से आउट ऑफ द प्लेन होंगे, यानी इनका और इनका प्लेन जो होगा वो अलग होगा।
और आपको ये बात माननी पड़ेगी कि इफ continuous double bonds are if continuous double bonds are even number, then terminal valencies are in different plane। ये आपके पास क्या हो जाएगी बेटा जी, डिफरेंट प्लेन में आएगी। ठीक है, अब देखो भाई आगे की कहानी। अब आगे आपको कैसे चेक करना है कि भाई मेरे पास जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो ध्यान रखना है कि जब कभी भी इवन नंबर में डबल बॉन्ड एक साथ आ रहे होंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। लेकिन अगर ओड नंबर में आ रहे होंगे तब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या होगी आपकी, देखो पहली कंडीशन क्या होगी बेटा जी, काउंटिंग ऑफ कॉन्टिन्यूअस डबल बॉन्ड। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, काउंटिंग करनी होगी कॉन्टिन्यूअस डबल बॉन्ड की कि वो ओड है या इवन है। अगर ओड हुए तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, इवन हुए तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगर वो ओड हुए उसके बाद भी हमें ये चेक करना है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, जैसे इधर मान लो और या फिर इधर वाला कार्बन मान लो, है ना, इन दोनों की वैलेंसी आपस में ए और यहां पर बी, यानी ये आपस में क्या होनी चाहिए बेटा, डिफरेंट। क्या होनी चाहिए आपस में, डिफरेंट। ये दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। सेम यहां पर ए और बी, ये भी क्या होनी चाहिए आपस में बेटा जी, डिफरेंट। अगर ये डिफरेंट होगी तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, अगर ये सेम हो गई तो यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स हैं और चेक करते हैं कि यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है या फिर नहीं होती। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, अब जरा देखो, सबसे पहले आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है बहुत सारे, और आपको चेक करना है कि भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इनमें होगी या नहीं होगी। यहां पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने होंगे, एक। एक क्या होता है, ओड नंबर। फिर हमें रूल नंबर 1 तो हमने चेक कर लिया कि भाई ओड नंबर है तो हो सकती है। अब हम क्या करेंगे, आपस में ये चेक करेंगे कि इस कार्बन की दोनों वैलेंसी अलग है या सेम है। तो मैंने देखा एक तरफ CH3 है एक तरफ H है, इसका अर्थ क्या हुआ बेटा कि ये आपस में क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। ठीक है, ये आपस में क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। सेम टू सेम CH3 और H, दोनों वैलेंसी क्या हो गई आपस में, डिफरेंट हो गई। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है कि भाई कार्बन के जो कॉन्टिन्यूअस डबल बॉन्ड है वो भी हमारे पास ओड नंबर है और वैलेंसी भी डिफरेंट है, तो हम कहेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देता है। कभी कभी क्वेश्चन नीट के पेपर में भी इस तरह का आता है कि दिए गए 4 ऑप्शन में से वो कौन सा स्ट्रक्चर है जहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। या फिर ये पूछा जा सकता है कि भाई दिए गए स्ट्रक्चर में से वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती। तो हमें ये भी पता करना है कि कहां पर होती है और कहां पर नहीं होती। अब देखो बेटा आगे की कहानी, हमने देखा कि भाई नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या हो गए, ओड नंबर। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो बेटा, इस कार्बन की दोनों तरफ CH3 लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, सेम हो गया। अगर एक भी साइड सेम हो जाए, भले ही दूसरी तरफ डिफरेंट हो, अगर एक भी साइड सेम हो जाए तो हम कहेंगे कि वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती। अब देखो आगे की कहानी, यहां पर डबल 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 बॉन्ड लगातार कितनी बार आए, 3 बार। 3 नंबर क्या होता है, ओड नंबर। तो भाई पहला रूल तो फुलफिल हो गया। अब दूसरा रूल देखो, H और CH3 ये आपस में क्या हो गए बेटा जी, डिफरेंट। और इधर देखो आपस में H और CH3 ये क्या हो गया आपस में, डिफरेंट। तो मैं कहूंगा कि भाई यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो जाएगी। ठीक है, अब कहानी सुनिए भाई आगे। यहां पर डबल बॉन्ड क्या आ गए, इवन नंबर में। तो जहां पर इवन नंबर है वहां पर तो आपको सीधा देखना है कि भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी ही नहीं। मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर एक बात बताई थी कि जो डबल बॉन्ड काम करता है वही रिंग भी काम करती है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये रहा बेटा कि डबल बॉन्ड और एक रिंग बिल्कुल सेम की तरह ही बिहेव करती है। अगर मान लो आपके पास इस तरह से रिंग है तो आप इसको डबल बॉन्ड ही कंसिडर करना। फिर आपको क्या करना है कि ये वाला जो कार्बन है, दोनों कार्बन, इनकी वैलेंसी को देखते हुए और ये चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस रिंग कितनी आई। कॉन्टिन्यूअस रिंग एक आई है, इसका मतलब क्या हो गया,
ओड नंबर, और ये दोनों वैलेंसी आपस में क्या हो गई बेटा जी, डिफरेंट। ये क्या हो गई आपस में, डिफरेंट। सेम टू सेम ये भी क्या हो जाएगी बेटा जी, डिफरेंट। इसका मतलब यहां पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगी, पॉसिबल है। अब यहां पर आप देखोगे डबल, यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है, रिंग है, लेकिन मैंने कहा था कि रिंग और डबल बॉन्ड एक ही बात होती है, दोनों का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम ही होता है। तो यहां पर लगातार दो रिंग के आने का मतलब हो गया लगातार दो डबल बॉन्ड का आना, इस तरीके से मान सकते हैं हम लोग। तो यहां पर ये नंबर कितने हो गए, इवन। और मैंने आपको बताया था कि जब जब लगातार इवन रिंग्स होंगी या इवन डबल बॉन्ड होंगे, वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। बात समझ में आई? अब बढ़ते हैं बेटा आगे। और दूसरी चीज, ये दोनों रिंग एक जैसी है, इस वजह से हम चेक कर रहे हैं। अगर ये रिंग थोड़ी अलग होती ना, जैसे ये वाली रिंग और ये वाली रिंग अलग है, तो इसको देखने का तरीका अलग है। अगर हमें ये पता है कि भाई अगर मान लो इसको मैं हटा देता, तब इसको मैं कॉन्टिन्यूस डबल बॉन्ड मानता, लेकिन मुझे पता है कि ये रिंग और ये रिंग क्या हो गई, अलग अलग है, तो मुझे इस वाली रिंग को देखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ क्या करूंगा, इसी रिंग को देख लूंगा। और मैंने ध्यान से देखा कि इधर CH3 और H यहां पर क्या हो गया बेटा जी, डिफरेंट है। ठीक है, इसको हम अलग मान भी लें, ये मेरे पास क्या हो जाएगा CH और ये क्या हो जाएगा CH2, तो कहीं ना कहीं ये दोनों बॉन्ड भी क्या हो जाएंगे बेटा, डिफरेंट। तो मान लेता हूं कि दोनों के साथ GI नहीं हो सकती, लेकिन अगर इस रिंग का हिसाब देखा जाए, इस रिंग को दोनों साइड से देखा जाए, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, अलग अलग है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे बेटा, एक ही रिंग को मानेंगे और ये कहेंगे कि भाई यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है। तो आई होप आप लोगों को इतना तो आइडेंटिफाई करना आ गया होगा कि भाई किस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी अथवा किस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। क्लियर है भाई? आप कहोगे यस सर, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा आगे, आगे आप लोगों को याद होगा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के बारे में। मैंने आपको यह बताया था कि अगर आप लोगों को यह पता है, ठीक है, अगर आप लोगों को यह पता है कि किसी कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही है, तो उन स्ट्रक्चर को हम सिस कहें या ट्रांस कहें, ये कैसा पता लगेगा? तो देखो बेटा, मैं एक सिंपल सी बात बताना चाहूंगा आप लोगों को। मान लीजिए मेरे पास कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है। अगर मेरे पास दो वैलेंसी A और A, यानी इसकी एक वैलेंसी और इसकी एक वैलेंसी जो आपस में समान है, वो अगर एक साइड आ जाए, जैसे A और A इधर आ गया, या फिर मान लो B और B इधर आ गया, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा जी, सिस कहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि भाई C डबल बॉन्ड C इधर A हो, इधर B हो, ठीक है, इधर C हो और इधर B हो। मतलब कोई भी दो वैलेंसी यानी दो ग्रुप जो होंगे इन कार्बन के, वो एक साइड होने चाहिए समान वाले, जो सेम होते हैं। तो यहां पर देखा भाई A और C को छोड़ो, B और B को भी ध्यान से देखोगे तो B और B क्या हो गए, सेम हो गए, एक साइड हो गए। तो ये क्या रहेगा बेटा, सेम, सिस। तो जो सेम होते हैं उनको कहेंगे हम सिस। अगर अपोजिट रहे, ठीक है, तब उनको बोलते हैं हम ट्रांस। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूं कि भाई C डबल बॉन्ड C है, अगर मैं कहूं कि यहां पर A है और यहां पर A है, अगर मैंने B और B, तो भाई ये क्या हो गए, एक दूसरे से अपोजिट साइड में। अपोजिट का मतलब क्या हो गया बेटा जी, एंटी। एंटी का मतलब क्या हो गया बेटा जी, ट्रांस। तो ये हो गया हमारे पास अपोजिट साइड। पॉसिबिलिटी ये भी है कि जरूरी नहीं कि इनकी वैलेंसी आपस में सेम है, कोई भी दो जो सेम ग्रुप है वो अपोजिट होने चाहिए। जैसे A और यहां पर मैंने लिख दिया बेटा B, डबल बॉन्ड यहां पर C है और यहां पर लिख दिया A। तो अगर आप ध्यान से देखो, A और A के रेस्पेक्ट में एक दूसरे के अपोजिट साइड चले गए, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ट्रांस। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि भाई आपको थोड़ा बहुत लास्ट ईयर का समझ में आ रहा होगा, याद आ रहा होगा भाई सिस ट्रांस इनको कहते हैं। क्लियर है? अब भाई देखो, दो चार एग्जांपल देंगे आप मुझे फटाफट, ठीक है, वो क्या होगा जरा देखो भाई, वो क्या होगा जरा देखो। जैसे मान लीजिएगा C डबल बॉन्ड C, इधर मैंने लिखा CH3, इधर मैंने लिखा H, इधर मैंने लिखा H और इधर लिखा मैंने CH3। अब आपको ये बताना है कि भाई ये सिस है या ट्रांस है। आप कहोगे सर डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों CH3 एक साइड है, या दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है, एक साइड है, तो क्या हम इसको सिस कह सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल कह सकते हो। अगली बार देखिए, मान लीजिए मेरे पास C डबल बॉन्ड C है, इधर मैंने H लिखा, इधर मैंने CH3 लिखा बेटा, इधर मैंने CH3 लिखा और इधर मैंने क्लोरीन डाल दिया। अब बताइए ये कैसा होगा? आप कहोगे सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो हो सकती है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस डबल बॉन्ड ओड नंबर है, इस कार्बन के दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, इस कार्बन की दोनों वैलेंसी डिफरेंट है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, सर ये दोनों CH3 जो सेम ग्रुप है एक ही साइड आ रहे हैं, तो इसको भी हम क्या कहेंगे बेटा जी, सिस कहेंगे। अब मैं कहूंगा कि हाँ भाई तुम्हें समझ में आ गया, तुम्हें याद हो गया।
ये तुम्हें पता चल गया, राइट। अब आगे की कहानी देखो बेटा, अब आगे कहानी देखो। मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रक्चर है जिसको मैं कह रहा हूं भाई क्या, CH3 P डबल बॉन्ड, और यहां पर मैंने लिखा CH3, और यहां पर मैंने लिखा H, और यहां पर लिखा H। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि देखो भाई कॉन्टिन्यूअस डबल बॉन्ड कितने हो गए, ओड नंबर। तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो पॉसिबल है। इस कार्बन की दोनों वैलेंसी कौन सी हो गई भाई, डिफरेंट। इस कार्बन की दोनों वैलेंसी क्या हो गई, डिफरेंट। हमें ये चेक करना है कि भाई सारी बात पता लग गई है ना। आपको बस ये देखना है कि जो ग्रुप है ये अपोजिट साइड में आए कि नहीं आए। आपको कि सर बिल्कुल आए। इसका अर्थ क्या हो गया कि इसको हम क्या कहेंगे भाई, ट्रांस कहेंगे। तो इस तरीके से आपको सिस और ट्रांस का जो है आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए कि कौन सा सिस होता है और कौन सा ट्रांस होता है। तो आई होप ये बात आपको पता चल गई होगी। आप कहोगे यस सर, ये हमें याद आ गई लास्ट ईयर वाली बात। अब जरा देखो बेटा, एक और आइसोमेरिज्म होती है जिसको हम कहते हैं EZ आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं, EZ आइसोमेरिज्म। अब EZ आइसोमेरिज्म में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि जब डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए हर एक वैलेंसी अलग अलग होगी, जहां आप ये आइडेंटिफाई ना कर पाओ, ठीक है, कि ये सिस है या ट्रांस है, तब हमारे पास E और Z आता है। और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था बेटा कि जो भी कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन होता है उससे जो जुड़ी वैलेंसी होती है, जैसे ए हो गया और ये बी हो गया, तो इनको हम प्रायोरिटी देते थे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, कि जहां पर एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उस ग्रुप को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, और जिसका एटॉमिक नंबर कम होता था उसको हम कम प्रायोरिटी देते थे, राइट। ये बात आपको याद आ गई होगी। आप कह रहे हो सर याद तो आई है। जब हम यहाँ पर ए और यहाँ पर बी करते थे और यहाँ पर सी और यहाँ पर डी करते थे, तो देखो हमें ये तो पता है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है क्योंकि ओड नंबर डबल बॉन्ड है। इस कार्बन की दोनों वैलेंसी जो है अलग अलग है, इस कार्बन की दोनों वैलेंसी जो है अलग अलग है, पर हम ये नहीं कह सकते कि सिस है या ट्रांस है। और इस कंडीशन में मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा कि जब हम इनमें एटॉमिक नंबर के बेसिस में वो देखेंगे कि भाई कनेक्टेड एटम का एटॉमिक नंबर कहां पर ज्यादा है, ठीक है, तो जहां पर ज्यादा होता है एटॉमिक नंबर उसको हम प्रायोरिटी दे देंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर दो प्रायोरिटी ग्रुप 1 और 1, ठीक है, अपोजिट साइड हुए, तो भाई हमें पता है कि देखो प्रायोरिटी इनमें कंपैरिजन नहीं करनी, आपस में इनमें करनी है। तो 1 ये होगा तो 2 ये हो जाएगा, अगर इन दोनों में 1 ये रहा तो 2 ये हो जाएगा। तो मैंने कहा था अगर 1 और 1 अपोजिट चले गए तब उसको हम E कहते हैं, ठीक है। और आपको मैंने एक और तरीका बताया था बेटा कि अगर मान लीजिए ऐसा हुआ, यहां पर A है, यहां पर B है, यहां पर C है और यहां पर D है, ठीक है, मैंने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी, इसको 2 प्रायोरिटी दी, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी, इसको 2 प्रायोरिटी दी। अब अगर सेम प्रायोरिटी सेम साइड आ जाए तब उसको हम क्या कहते थे, जेड कहते थे। क्या कहते थे बेटा जी, जेड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, EZ आइसोमेरिज्म, ठीक है। बाकी फुल डिटेल में तो बेटा क्लास में ही होगा, ये जस्ट रिवीजन के लिए था कि आप लोगों को पुरानी चीजें याद आ जाएं। बाकी इनकी वैसे कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आप नहीं भी पढ़ोगे, अगर आपने पिछले साल से ही पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, वहीं पर पढ़ना है, ठीक है। एल्काइल हैलाइड के लिए जब हम एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड यानी हेलो एल्केन नाम का चैप्टर स्टार्ट करेंगे 12th क्लास में, तो जरूरी होगा वहां पर आपका एल्कीन की रिएक्शन याद करना, ठीक है, एल्कीन की रिएक्शन याद करना और एक हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन याद रखना। बाकी तो आप बेफिक्र रहिए, हर एक टॉपिक उसी तरीके से जो मजा लास्ट ईयर आया था उससे भी डबल मजा आपको क्लास में आने वाला है, ठीक है। पर ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है, आप लोग एक बार देख लेना कि हाँ सुना सुना सा लग रहा है, EZ क्या होता है, सिस ट्रांस क्या होता है, तो आप लोगों को काम बन जाएगा। और नए बच्चे घबराए ना, ये मत सोचें कि भाई अभी सारा कुछ सर समझ नहीं आ रहा, 3-3 4-4 लेक्चर एक दिन में आ रहे हैं, बैकलॉग पूरा नहीं हो रहा, ये सब टेंशन मत लो। जितना तुम पढ़ पाओ, इनके रिवीजन को देख पाओ तो देख लेना, नहीं देख पाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ करके तुम्हारा वहां पे भी सेटिंग बैठा देंगे। अब देखो भाई यहाँ पर, अब ये बात हमें समझ में आ गई। अब आप कह रहे हो सर कोई रियल एग्जाम्पल दो, तो देखो बेटा मान लीजिए मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इधर मैंने हाइड्रोजन और इधर मैंने CH3 लिखा, राइट, और यहां पर मैंने लिख दिया बेटा जी OH और यहां पर मैंने फ्लोरीन लिखा। तो मुझे ये बताना है कि देखो भाई डबल बॉन्ड वाले कार्बन क्या है, ओड नंबर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर पहली कंडीशन तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की फुलफिल हो गई। अब आप देखोगे कि ये दोनों वैलेंसी आपस में डिफरेंट, ये दोनों वैलेंसी आपस में डिफरेंट, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो होगी, पर इसको क्या नाम दे ये नहीं पता।
तो जब हम सिस और ट्रांस नहीं कह सकते तो हम इनमें एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे कि डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ जो एटम्स है, जैसे इधर हाइड्रोजन है इधर कार्बन है, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। आप कहोगे हाइड्रोजन का तो सर 1 होता है, और कार्बन का कितना होगा बेटा, कार्बन का हमारे पास 6 हो जाएगा। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको आप ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। तो मैंने कहा कि ये तो हो गया 1 और ये हो गया बेटा जी 2। जब आप इन दोनों में कंपैरिजन करोगे तो यहां पर ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और यहां पर फ्लोरीन ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, फ्लोरीन का कितना होता है 9। तो जिसका ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसको क्या देंगे हम, प्रायोरिटी। तो यहां पर मैंने इसको 1 कह दिया और यहां पर मैंने इसको 2 कह दिया। अब अगर ध्यान से देखो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक तरफ आ गए तो इसका अर्थ क्या हुआ भाई, ये मेरे पास जेड हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर मेरे पास मान लो ये वाला एग्जाम्पल हुआ, टी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, फ्लोरीन ऊपर है, ओ OH नीचे है, और भाई इधर H है और इधर CH3 है। तो आप फिर से देखोगे कि यहां पर कनेक्टेड एटम हाइड्रोजन है, इधर कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी 1 और उसको 2। आपस में ही कंपैरिजन करना है, ऐसे नहीं कि ऐसे करना है। जो सेम डबल बॉन्डेड वाले कार्बन की वैलेंसी दोनों को आपस में कंपेयर करना है। सेम आप यहां पर करोगे बेटा, जब आप यहां पर करोगे तो ये फ्लोरीन है और ये OH है। आपको पता है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है ऑक्सीजन से, तो भाई इसको आप दोगे 1 और इसको दोगे आप 2। अब ध्यान से देखो 2 और 2 कहां चले गए, अपोजिट साइड। 1 और 1 कहां चले गए, अपोजिट साइड। और जब सेम प्रायोरिटी के ग्रुप अपोजिट साइड चले जाते थे तब उसको हम क्या कहते थे, ई कहते थे। तो आई होप आप लोगों को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पता लग गया, या पुराना एक छोटा सा रिवीजन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो लेक्चर आप लोगों का आएगा, ठीक है, यहां तक ये खत्म है, ठीक है। बाकी जो थोड़ा बहुत आप लोगों का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको याद है लास्ट ईयर तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम करवाई गई थी, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या पढ़ाया गया था। वो सारी चीजें जब जब 12th क्लास में आएंगी वापस से वो उसी फॉर्मेट में उसी तरीके से पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो आपको कहीं पर भी घबराना नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि जो बच्चों के पास टाइम है वो अगर देखना चाहें 2x की स्पीड में तो देख लें, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है इनकी, ठीक है। नोट्स वो बना सकता है जो नया बच्चा है, पुराने बच्चे को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। वो अपने पहले ही नोट्स, वो दी बेस्ट नोट थे जो आप लोगों ने पहले बनाए थे लास्ट ईयर, ठीक है। उस टाइम पे देखो आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी थी, एक एक टॉपिक पे हम कम से कम 50-50 20-20 क्वेश्चन करते थे। तो वो तो एक्सट्रीमिस्ट है। आप ये मत सोचना कि उसको हटा के हम ये वाले नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा, टाइम बचेगा, नहीं। असली वाले नोट्स तो वही हैं, ये नहीं है असली वाले, ठीक है। ये तो क्या है, बस एक रिवीजन है ताकि जो नया बच्चा है उसको थोड़ा थोड़ा हिंट लग जाए, शब्दों का पता लग जाए कि ऐसा कुछ होता है। समझ में आएगा बढ़िया है, नहीं आएगा तो जब ये 12th क्लास में टॉपिक आएंगे तो वापस आपको समझाया जाएगा। बस मैं इतना जरूर पूछ सकता हूं वहां पर कि भाई इस बात को तुम जानते हो कि नहीं जानते हो, ये अक्षर जानते हो, ये अक्षर सुना है। आप कहोगे हाँ सर नाम सुना है, आता नहीं है, लेकिन आप पढ़ा दो तो मैं वहां पर पढ़ाना शुरू कर दूंगा। बस मेरे लिए मुझे इतना ही जरूरी है कि कोई बच्चा मुझे बस इतना कह दे कि सर ये नाम सुना है, बाकी तो आप पता ही है फिर लास्ट ईयर वालों को तो, है ना। तो भाई आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। अगला जो लेक्चर है मैं कोशिश करूंगा कि वो हाइड्रोकार्बन का दूं, ठीक है, और पूरा हाइड्रोकार्बन एक ही क्लास में आए। और मेरी ये भी कोशिश है कि वो 4 घंटे का एक जाएगा। अब आप सोचोगे कि सर हम लोगों का बैकलॉग कैसे पूरा होगा, जब 4 घंटे का एक ही होगा तो बैकलॉग बन जाएगा। आप लोगों को क्या करना है कि सैटरडे संडे जब आपकी छुट्टी रहेगी तो आप धीरे धीरे करके उसको देख लेना, अगर इच्छा हो तो, ठीक है। उसको मैं ये नहीं कर रहा कि भाई उसमें भी 4-5 लेक्चर लगा के बहुत लंबा खींचूंगा। उसको मैं 4 घंटे के अंदर कंसाइज करके मैं आपको देने वाला हूँ, आप उसको देख लेना धीरे धीरे करके। और जब आपकी क्लास स्टार्ट होगी 12th क्लास की ऑर्गेनिक, उससे पहले वो खत्म हो जाएगा तो आपको बहुत आसान पड़ेगा। तो चलिए बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत।